था, मतलब गवर्नर के माध्यम से इसमें शासन किया जाता था। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बंबई और मद्रास, ये प्रांत इसमें शामिल किए गए थे। दूसरे नंबर पर क्लास बी में हमने जो रखा वहां 8 प्रांतों को शामिल किया गया था और ये बड़े देशी रियासतें थीं। बड़ी देशी रियासतें मतलब ये विधान के दृष्टिकोण से तो ये ब्रिटिश संसद के अधीन थी, लेकिन कार्यपालिकीय प्रमुख में यहां पर राज प्रमुख काम किया करते थे, या आप उनको राजा कह सकते हैं कि राजाओं के द्वारा इनको संचालित किया जाता था। इनमें से राजस्थान हुआ करता था, दूसरा जम्मू और कश्मीर, पेप्सू, जिसको पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन कहा जाता था, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। इनका प्रशासन राज प्रमुखों के द्वारा संचालित किया जाता था। इन सबको मिला करके हमने राज्यों का एक वर्ग बनाया जिसको बी कैटेगरी का स्टेट कहा गया। तीसरे नंबर पर आया सी कैटेगरी का स्टेट। इसमें अपेक्षाकृत छोटी देशी रियासतें हुआ करती थी। इनको लघु रजवाड़े भी कहा जाता था। छोटे छोटे राज रजवाड़े हुआ करते थे, जिनमें आप दिल्ली, विंध्य प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, कुर्ग, भोपाल, अजमेर, बिलासपुर और कच्छ जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो सीट कैटेगरी में इन क्षेत्रों को हमने शामिल करके एक नया वर्ग बनाया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। एक राज्य ऐसा था जिसको हमने डी कैटेगरी में रखा और यह राज्य था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही ऐसा राज्य था जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे संचालित किया जाना था। बाकी सभी का अपना अपना अस्तित्व था। ये तीन जो ऊपर के हैं, ये तीनों प्रांत की श्रेणी में थे। केवल एक को आप वर्तमान की यूनियन टेरिटोरीज की भांति देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 वर्गों में हमने राज्यों का निर्माण कर लिया। अब जो निर्माण किया उससे बहुत कम ही लोग संतुष्ट थे। जो ये 4 कैटेगरी बनाई गई, इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे नागरिक ठीक ढंग से संतुष्ट नहीं थे। तो जब संतुष्ट नहीं थे तो हमने क्यों बनाया, इसके भी कई कारण थे। और क्यों संतुष्ट नहीं थे, इसके भी कई कारण थे। एक तो बात यह है कि हमने इन राज्यों का निर्माण आनन फानन में किया था, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव था। हमें जल्दी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना था और अगर हम राज्यों को सभी दृष्टिकोणों से ध्यान में रख करके निर्मित करते तो उसके लिए हमें कुछ सालों का वक्त लगता, तब वो जाकर के ठीक ढंग से होता। लेकिन संविधान को एनफोर्स करने के लिए इतना वक्त लेना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में इन राज्यों का निर्माण आनन फानन में, जल्दबाजी में हो गया। तो कुछ कमियां यहां पर आई। वो कौन कौन सी कमियां रह गई इन राज्यों के निर्माण में, उनको जानना बहुत जरूरी है। मतलब मूल संविधान में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या कमी रह गई। ये 4 महत्वपूर्ण कमियां जिनको हम डिनोट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें मूल संविधान में राज्यों के निर्माण में ना तो हमने सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा, ना हमने लोगों के रहन सहन को ध्यान में रखा और ना ही हमने क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखा। कई बार तो कई राज्य तो ऐसे थे कि उसमें पहाड़ भी है, उसमें पठार भी है और उसमें मैदान भी है, जबकि वास्तविकता यह है कि मैदान के लोगों का रहन सहन पहाड़ के लोगों के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है, उनकी संस्कृति भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में मैदानी क्षेत्रों का पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से पहाड़ी क्षेत्रों के साथ में अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप उत्तर प्रदेश को भी इस तरीके के कैटेगरी में देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट हैं और बहुसंख्यक चूंकि मैदानों में रहते हैं तो स्वभावतः हमारे देश में प्रशासन तंत्र लोकतंत्र के आधार पर होता है। तो विधायिका में शामिल होने वाले लोग ज्यादातर कहां के होंगे, मैदानी क्षेत्र के होंगे।
तो वो अगर नीतियों का निर्माण करेंगे तो किसके हितों को ज्यादा देखेंगे, या किनके हितों की पृष्ठभूमि उनको ज्यादा पता होगी मैदानी क्षेत्र के बारे में, जिससे पहाड़ के लोगों को अन्याय की अनुभूति होगी। और आगे चल करके ऐसा हुआ कि उन प्रांतों को हमें अलग भी 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन का तरीका और जो क्षेत्रीय विविधताएं, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से हों, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हों, उन सबको हमने ध्यान में नहीं रखा, जो एक कॉन्फ्लिक्ट का आगे चल करके कारण भी बनता है। दूसरा बड़ा कारण था कि नंबर ऑफ स्टेट बहुत सारे हो गए थे। आप देख लीजिए कि लगभग 28 राज्य हो गए थे। अब 28 राज्य होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्च भी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसको संचालित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेट उस दौरान इनिशियली बहुत ज्यादा हो गए थे। तीसरी स्थिति, जो राज्य निर्माण की प्रणाली हमने करी थी वो बहुत ही बोझिल और असमान थी। असमान का मतलब ये कि कोई राज्य तो ऐसा था जिसकी जनसंख्या लाख में थी और कोई राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या करोड़ों में थी। कुछ राज्य ऐसे बनाए गए जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और कुछ बड़े हो गए। तो एक अलग डिफरेंशिएशन जो कि राज्यसभा में स्पष्ट देखने को हमें मिलता था। तो असमानता थी, राज्य निर्माण की प्रक्रिया आर्थिक दृष्टिकोण से भी महंगी थी। चौथा जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, इसमें जो नई सीमाएं बनी राज्यों को निर्मित करने से, उसमें आर्थिक, प्रशासनिक, भाषाई, सांस्कृतिक, इन सभी दृष्टिकोणों से वो असंगत दिखाई दे रही थी। एक ही प्रांत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, और उस समय जब आप इनिशियल फेज में थे, जहां पर कॉस्मो कल्चर जैसा कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा था, वहां तो पहचान ही लोगों की संस्कृति या राज रजवाड़ों के नाम से होती थी उस क्षेत्र के। तो अचानक अगर आप स्विच ऑन करके और कहेंगे कि नहीं साहब, कल्चर कॉस्मो कल्चर की तरफ जा रहा है, आप 20वीं शताब्दी के मध्य में जहां पर क्षेत्रीय संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो बात उतनी उचित साबित नहीं होगी, क्योंकि सांस्कृतिक कोऑर्डिनेशन शनह शनह आता है, धीरे धीरे आता है। हमारे अंदर जो कल्चरल कोऑपरेशन की भावनाएं बढ़ी, वो धीरे धीरे बढ़ी। ये सब कुछ ऐसे कारण थे जो हमें उस मूल संविधान के राज्य निर्माणों की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करने से रोकते थे और लोगों के अंदर इनके प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा था। वही असंतोष आगे चल करके एक आंदोलन का रूप धारण करता है और मूल संविधान में राज्यों की स्थिति के विरुद्ध आंदोलन की बिगुल बजाने वाले या आंदोलन का शंखनाद करने वाले ये महोदय हैं श्री रामुलु या पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत को बनाया गया था और मद्रास प्रांत में तमिल भाषी भी शामिल थे, तेलुगु भाषी भी शामिल थे। ऐसी स्थिति में तमिल भी, नंबर ऑफ तमिलन्स की संख्या भी अच्छी खासी थी और नंबर ऑफ तेलुगुज की संख्या भी बहुत अच्छी खासी थी। पोट्टी श्री रामुलु ने कहा कि साहब, हमें तमिलन्स के साथ में नहीं रहना है और हमारे लिए भाषा के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण किया जाए। तो शुरुआती दौर में इनकी बात को नहीं सुना गया। ये गांधीवादी विचारधारा के रेलवे के चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन गांधीवादी विचारधारा अपने आप में ही एक मजबूत है। उसमें कौन सा व्यक्ति कितना प्रभावी है मायने नहीं रखता है, कौन सा व्यक्ति कितना कर्मठ है और कितना जुझारू है ये मायने रखता है। श्री रामुलु ने मूवमेंट को शुरू किया और ठाना कि हम तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण करेंगे। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक दृढ़ निश्चय किया कि हम
राज्यों को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। अब मामला कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। श्री रामुलु साहब चले गए हंगर स्ट्राइक में, भूख हड़ताल में, और 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की। 56वें दिन उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और आप जानते हैं कि अगर किसी नेता की इस तरीके से मृत्यु हो जाए जो मूवमेंट को बहुत प्रभावी कर रहा है, उनकी मृत्यु होते ही मूवमेंट वायलेंसिव हो गया। तब जब तक वो थे तो मूवमेंट वायलेंसिव नहीं था, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से भूख हड़ताल कर रहे थे। मूवमेंट वायलेंसिव होना शुरू हुआ तो अब नेहरू जी को ऐसा लगा कि लगता है मामला बिगड़ सकता है, और मामला ना बिगड़ जाए इसके लिए उन्होंने तुरंत एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इस मूवमेंट का रिजल्ट यह आया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आप इसको पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं। इसमें 2 अन्य सदस्य भी हुआ करते थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ये 2 सदस्य और थे। 3 सदस्यों से मिलकर के ये आयोग बना। इसने अपनी रिकमेंडेशन 30 सितंबर 1955 को सौंपी, और उस रिकमेंडेशन में ये कहा कि भाषा के आधार पर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है। और इसको लेकर के, इस फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विचार करना शुरू किया, और उस विचार का परिणाम ये हुआ कि हमने 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन करने के लिए एक और कारण महत्वपूर्ण था। न केवल फजल अली रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण था कि हिंदी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया जाए, बल्कि इस समय तक 1956 तक आते आते कुछ अन्य देशी रियासतें भी भारत में विलय तो हो रही थीं, तो स्वभावतः उनको भी तो इनकॉर्पोरेट करना था। किस देशी रियासत को कहां इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसके लिए भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता थी। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ, अगर हम उस 7वें संविधान संशोधन के कारणों को देखें तो 2 कारण थे। पहला कारण तो था फजल अली आयोग का रिपोर्ट, फजल अली आयोग की रिपोर्ट, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि आप तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाएं। और दूसरा कारण था अनेक देशी रियासतों का विलय, देशी रियासतों का या अनेक अन्य देशी रियासतों का विलय। इन 2 कारणों से हमने 7वां संविधान संशोधन किया, और इस संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने किए। उन प्रावधानों को भी आप देख लीजिए। मूल संविधान में जो 4 कैटेगरी के राज्य थे, उन चारों कैटेगरीज को समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर राज्यों को 2 प्रवर्गों में बांट दिया गया। एक प्रवर्ग को प्रांत कहा गया और दूसरे प्रवर्ग को संघ राज्य क्षेत्र कहा गया। राइट? प्रांतों की संख्या घटा करके 14 कर दी गई और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 6 कर दी गई। अगर आप दोनों को जोड़ लें तो 20, किसी किसी किताब में 21 भी लिखा हुआ होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें बहुत ज्यादा। 14 प्रांत बनाए गए और 6 संघ राज्य क्षेत्र 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बना दिए गए। इसके बाद अब राज्यों की स्थिति में परिवर्तन स्वभावतः आएगा। वो परिवर्तन ये आया, अगर आप देखें तो 7वें संविधान संशोधन के बाद जो राज्यों की स्थिति आई
उसमें कुछ राज्य ऐसे थे जिनकी सीमाओं को अपरिवर्तित रखा गया, अर्थात जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले थे वही बने रहे, लेकिन कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। तो जिन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं हुआ या वे सीमाएं अपरिवर्तित रहीं, वे 4 राज्य हैं। इनके नाम जरूर याद करना, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। असम अपरिवर्तित रहा उस समय, जम्मू एंड कश्मीर अपरिवर्तित रहा, ओडिशा अपरिवर्तित रहा और उत्तर प्रदेश अपरिवर्तित रहा। ये जैसे 1956 से पहले थे वैसे ही 1956 के बाद रहे, लेकिन 10 क्षेत्रों का परिवर्तन किया गया। उनके आकार में कुछ क्षेत्रों को किसी में बना करके घटा दिया गया, किसी को दूसरे में शामिल कर दिया गया। तो ऐसे क्षेत्रों की अगर हम चर्चा करें जिनको परिवर्तित किया गया है, उसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये तो जड़ ही थी, 7वें संविधान संशोधन का कारण ही यही था। 1956 में मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषियों को निकाल करके और एक नया प्रांत बनाया गया, आंध्र प्रदेश। इसमें हैदराबाद राज्य को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि देसी रियासत हैदराबाद का अब हमने विलय कर लिया, तो हैदराबाद को भी इसमें शामिल कर दिया गया और यहां तक कि हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तो एक तरफ तेलुगु भाषी क्षेत्र और दूसरी तरफ हैदराबाद, इनको मिलाकर के आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो एक रिकंस्ट्रक्शन यह आया। स्वभावतः अगर आंध्र प्रदेश को निर्मित किया है तो परिवर्तन तो मद्रास प्रांत में भी हुआ। तो मद्रास प्रांत में शेष जो तेलुगु भाषी बाहर निकल गए, उनसे जो शेष क्षेत्र बचा वो मद्रास प्रांत में आ गया, लेकिन कुछ क्षेत्र इसमें शामिल भी किए गए। तो मद्रास राज्य का रिकंस्ट्रक्शन कई बार हुआ है। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैं यही आपको बता देता हूं ताकि आप इन फैक्ट्स को बारे में जानकारी रखें। पहला परिवर्तन तो आपने देख ही लिया कि 1956 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को निकाल करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। आगे चल करके मालाबार जिले को अलग कर दिया गया मद्रास प्रांत से और केरल में स्थानांतरित कर दिया गया। मालाबार भी मद्रास प्रांत से बाहर हो गया। फिर आगे चल करके लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीद्वीप को मिला करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब ये क्षेत्र भी जो पहले मद्रास प्रांत में थे वो भी अलग हो गए। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीद्वीप पहले किस प्रांत का अंग हुआ करते थे, तो मद्रास प्रांत का अंग थे। आगे चलकर के त्रावणकोर, कोचीन जो कि कन्याकुमारी जिला के रूप में जानी जाती है, के दक्षिणी भाग को इस राज्य में शामिल कर दिया गया ला करके। फिर 1969 में मद्रास प्रांत का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और मद्रास के स्थान पर हमने तमिलनाडु नाम इसका कर दिया, जो आज भी तमिलनाडु के नाम से चल रहा है। तो यह परिवर्तन मद्रास प्रांत को लेकर के हुआ। आगे चलकर के बॉम्बे को देखें तो उसमें भी कुछ परिवर्तन आए। बॉम्बे प्रांत हुआ करता था और इसमें मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन, हैदराबाद के मराठवाड़ा क्षेत्र, जो क्षेत्र में मराठवाड़े क्षेत्र में जो मराठी भाषा बोलते थे, जैसे सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, इनको मिलाकर के राज्य का विस्तार कर दिया गया। बॉम्बे राज्य में इनको शामिल कर दिया गया। आगे चलकर के बॉम्बे राज्य के दक्षिणी जिले को मैसूर राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हो गया और बॉम्बे राज्य से 2 राज्य निकल करके आए। एक राज्य बना महाराष्ट्र, दूसरा राज्य बना गुजरात। तो 1960 में यह हो गया। ये तो कहानी हुई बॉम्बे की। अगर हम नेक्स्ट स्थिति देखें तो केरल प्रांत के बारे में भी देख सकते हैं आप। मद्रास राज्य के मालाबार जिले के साथ त्रावणकोर, कोचीन राज्य के विलय से केरल राज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें दक्षिणी केरला, कासगोड़ा, इन सबको शामिल करके केरल को बना दिया गया। नेक्स्ट स्थिति आई मैसूर राज्य की।
कुर्ग राज्य, दक्षिणी बॉम्बे, पश्चिमी हैदराबाद और कन्नड़ भाषी जिलों को मिलाकर के मैसूर राज्य का गठन किया गया था, हालांकि वर्तमान में नहीं है। 1973 में इसी मैसूर राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। तो आज जो आप कर्नाटक के रूप में जानते हैं वो मैसूर से मिलकर के बना है। कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश में भी आए, जैसे आप देखिए मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। भोपाल पहले देशी रियासत हुआ करती थी, वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गई। नागपुर डिवीजन का मराठी क्षेत्र, जहां पर मराठी बोली जाती थी, उसको अब मध्य प्रदेश से हटा करके महाराष्ट्र प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो ये स्थानांतरित कर दिया गया नागपुर डिवीजन का मराठी क्षेत्र। कुछ परिवर्तन राजस्थान में भी हुआ, जैसे आप देखिए कि राजस्थान का पहले नाम राजपूताना हुआ करता था। अब इन्होंने राजपूताना नाम को बदल करके राजस्थान कर दिया और अजमेर राज्य के अलावा बॉम्बे, मध्य भारत राज्यों को कुछ हिस्से को इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये राजस्थान का परिवर्तन भी हुआ। पंजाब में देखिए पटियाला और पूर्वी पंजाब, जो पहले पेप्सू के रूप में हुआ करता था, उसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया, जिससे इसका आकार और ज्यादा बढ़ गया। बिहार में अगर परिवर्तन देखें तो पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण से बिहार को थोड़ा सा कम कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बिहार का कुछ प्रांत बढ़ा तो पश्चिम बंगाल का बढ़ गया। तो ये 10 प्रांतों में 1956 के बाद से 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से ये मेजर परिवर्तन करने को आया। इन परिवर्तनों को आप ध्यान में रखेंगे, एक बार सुन करके थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में ये आपको काम आएंगे, हालांकि मुख्य परीक्षा में ये ऐसा काम आने वाले नहीं। तो ये बात तो रही हमारी 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद से हमारे राज्यों की स्थिति क्या रही। अब बात आती है कि वर्तमान में राज्यों की स्थिति क्या है, अर्थात 1956 से लेकर के और 2020 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 के आधार पर हमारे राज्यों का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हमें व्यापक तरीके से बात करनी है, क्योंकि यहीं से मुख्य परीक्षा के सवाल आएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो वर्तमान में राज्यों की स्थिति के संबंध में होगी। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।